दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक रिलीजियस हॉरर मूवी लेके आई हूँ जिसका नाम है द अनहोली। ये मूवी सन 1983 में जेम्स हर्बर्ट द्वारा लिखी हुई किताब श्राइन द अनहोली पे बेस्ड है। इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर हैं इवेंस पेलेटियोपोलिस एंड इसकी IMDb रेटिंग है 5.2 स्टार्स आउट ऑफ 10 एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये फिल्म उसकी रेटिंग के मुकाबले कहीं ज्यादा अच्छी है। सो बिना किसी देरी के लेट्स बज इट। मूवी की शुरुआत सन 1845 के फ्लैशबैक से होती है, जहां पर एक एग्जॉर्सिस्ट प्रीस्ट और कुछ कैथोलिक फॉलोअर्स ने एक लेडी को पेड़ से लटकाया हुआ था। वो लोग अब उस लेडी के फेस पर एक मास्क लगाकर उसे जिंदा ही जला देते हैं और वो एग्जॉर्सिस्ट प्रीस्ट उसके सोल को एक कर्न बेबी डॉल में कैद कर लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जिसका नाम जेरी फैन होता है। जेरी एक जमाने में एक जाना माना टीवी एंकर था और वो फेक न्यूज फैला के फेमस बना था। हालांकि उससे उसने काफी पैसा कमाया था, लेकिन एक ऐसे फेक स्कैंडल में फंसकर उसने अपना जॉब, पैसा और इज्जत सब कुछ गवा दिया। और वो मैसाचुसेट्स के एक स्मॉल ऑनलाइन टैबलॉइड के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर सेंसेशनल न्यूज को कवर करता था। अब हम देखते हैं कि वो एक स्मॉल टाउन बेनफील्ड में एक लोकल फार्मर के पास आया था, जिसके काऊ के ऊपर किसी ने अत्याचार किए थे। लेकिन जेरी को ये न्यूज उतनी सेंसेशनल नहीं लगी एंड वो उसे छोड़कर जाने लगता है। और वहाँ पर ही उसकी मुलाकात फादर हेगन से होती है। तभी उसे वहाँ पर पास के ही एक सूखे पेड़ से आवाज सुनाई देती है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि ये वही पेड़ है जिस पर 1845 में उस लेडी को जलाया गया था। ये चर्च के बिल्कुल बगल में था। उस पेड़ पर एक रेवन बर्ड भी बैठी हुई थी। जेरी को उस पेड़ के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है एंड वहाँ पर उसको एक कर्न डॉल मिलती है जो कि चेन से बंधी हुई थी एंड उस पर एक डेट लिखी हुई थी, February 31st 1845, जो कि काफ़ी स्ट्रेंज था क्योंकि एज वी ऑल नो कि फेब के महीने में 31 डेज नहीं होते। उसे देखकर फार्मर जेरी को ये बताता है कि ये कर्न डॉल से, जिसे मोस्ट ऑफ फार्मर गुड लक के लिए अपने फार्म में गाड़ देते हैं। अब उसे देखकर जेरी को एक आइडिया आता है और वो उस डॉल को तोड़ देता है और उस फार्मर को उसके साथ में खड़ा कर देता है और वो न्यूज़ रिपोर्ट में ये लिख देता है कि वहाँ पर एक एंशिएंट डॉल मिली है, जिसके बाद फार्मर के काऊ के साथ कुछ सैटेनिक एक्टिविटी होने लगी है। बेसिकली उसने एक फेक स्टोरी क्रिएट की अपने सर्वाइवल के लिए। खैर, अब हम देखते हैं रात में जेरी वापस जा रहा था, तभी अचानक एक लड़की उसकी कार के सामने आ जाती है। वो बैलेंस खो देता है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जेरी उस लड़की को चेक करने जाता है और वो देखता है कि वो लड़की चलती ही जा रही थी और जाकर एग्जैक्टली उसी सूखे पेड़ के सामने बैठ जाती है। उसे देखकर मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पजेस्ड स्टेट में हो। वो जेरी को थैंक्स बोलती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। जेरी उसे उठाकर चर्च में ले आता है, जहाँ पर उसे फादर हेगन मिलते हैं, जहाँ हमें ये पता चलता है कि उस लड़की का नाम एलिस है और फादर हेगन उसके अंकल थे। एलिस बचपन से ही ना तो कुछ सुन सकती थी और ना ही बोल सकती थी। इसके बाद वहाँ पर उसकी फैमिली डॉक्टर नैटली आकर उसे चेक करती है। एलिस को होश आता है और वो उस नैटली से साइन लैंग्वेज में बात करती है। जेरी ये देखकर काफी कंफ्यूज्ड हो जाता है क्यों एलिस के बेहोश होने से पहले उसने एलिस को थैंक्स बोलते हुए सुना था। नैटली लेटर ऑन जेरी को एक मोटेल पे ड्रॉप कर देती है और ये बोलती है कि उसे शुक्र मनाना चाहिए कि वो पुलिस के पास नहीं गई, क्योंकि सभी लोगों को जेरी के फेक होने के बारे में पता था और ये भी कि वो कितना बड़ा अल्कोहलिक है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जेरी एलिस को चेक करने जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि चर्च में प्रेयर चल रही थी। एलिस
मैरी के स्टैचू के ठीक सामने बैठी हुई थी और उसे कुछ वॉइसेस सुनाई देती है। वो उस वॉइस को फॉलो करते हुए चर्च से निकल जाती है और तो और जितनी भी लड़कियां उस चर्च में आई थी वो सब एलिस को फॉलो करने लगती है। अगेन एलिस उसी वॉइस को फॉलो करते हुए उसी पेड़ के सामने आकर रुक जाती है, जहाँ पर उसे एक लेडी की सोल दिखाई देती है। फादर हेगन, जेरी और चर्च के बाकी लोग एलिस को फॉलो करते करते वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही फादर हेगन एलिस को टच करते हैं, एलिस फर्स्ट टाइम बोलती है। हालांकि वो एक बार जेरी के सामने बोल चुकी है, बट सबके सामने तो वो फर्स्ट टाइम ही बोलती है। और वो ये कहती है कि यहाँ पर एक लेडी है जो सबको कल फिर से आने के लिए बोल रही है और उनका नाम मैरी है। हाँ, सही समझा आपने, यानी कि मदर मैरी। वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को ये एक मिरेकल लगता है। वहाँ के लोग एलिस को बचपन से जानते थे। उन्हें पता था कि एलिस डेफ है और बोल भी नहीं सकती है। उन्हें ये मदर मैरी, जो कि जीसस क्राइस्ट की मदर थी, उनका मिरेकल लगता है। नैटली भी एलिस को बोलते हुए देखकर काफी शॉक हो जाती है। यहाँ तक कि वो एलिस पर कुछ टेस्ट भी रन करती है जिसमें सब कुछ नॉर्मल आता है, जिसे देखकर वो खुश भी होती है इस कंफ्यूजन के साथ कि आखिर ये हुआ कैसे। जेरी अब अपने एक न्यूज़ एम्प्लॉय मोनिका को कॉल करके इन सब चीज़ों के बारे में बताता है और ये स्टोरी न्यूज़ में दिखाने के लिए बोलता है, और मोनिका साफ मना कर देती है और उस पर यकीन नहीं करती, क्योंकि इसके पहले जेरी की झूठ की वजह से कई सारे एम्प्लॉयज की जॉब चली गई थी। लेटर ऑन जेरी को रात में एक सपना दिखाई देता है जिसमें एक ओल्ड हाउस दिखाई देता है और उस ओल्ड हाउस के पास एक झरना बह रहा होता है और वो देखता है कि उस झरने में से एक ब्लैक फेस्ड लेडी बाहर निकल कर आती है और उस पर अटैक कर देती है। और इसी नाइटमेयर के साथ जेरी का सपना टूट जाता है और वो देखता है कि छत से पानी टपक रहा होता है और सीलिंग पर ब्लैक मोल्ड लगी हुई होती है। अगले दिन एलिस से मिलने कई सारे लोग आए हुए थे, जिनमें से एक फिजिकली चैलेंज्ड बच्चा भी था। एलिस उसके पास जाकर उसे चलने के लिए बोलती है और मैरी पर विश्वास रखने के लिए बोलती है। देखते ही देखते शॉकिंगली वो बच्चा पहली बार चलने भी लगता है और ये सब देखकर वहाँ पर आए हुए लोग एलिस के सामने झुककर प्रे करने लगते हैं। वो एक क्रिश्चियन टाउन था, इसके लिए वहाँ की लोगों की आस्था भी काफी डीप थी। जेरी इन सब चीजों को रिकॉर्ड करता है, जो कि अब एक इंटरनेशनल सेंसेशनल न्यूज़ बन जाती है। अब बॉस्टन से बिशप गेल आते हैं, जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करते हैं, जिसमें वो सबको ये एक्सप्लेन करते हैं कि दुनिया में मदर मैरी के 3 मेन श्राइन हैं, जहाँ पर लाखों लोग डेली विजिट करते हैं। उन प्लेसेस पर भी मदर मैरी ने बहुत सारे मिरेकल्स किए थे और उस वक्त भी वेटिकन ने उसकी वैलिडिटी को चेक किया था और उन्हें श्राइन के तौर पर मान्यता दी थी। बिशप गेल वेटिकन से आए एक एग्जॉर्सिस्ट प्रीस्ट मॉन्सिन्योर डेलग्रेड को सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फादर मॉन्सिन्योर सबको ये बताते हैं कि किसी भी मिरेकल को मिरेकल मानने से पहले उसे 3 टेस्ट से गुजरना पड़ता है। पहला ये कि मिरेकल करने वाला किसी ऐसे बीमार इंसान का इलाज करे जिसकी बीमारी लाइलाज हो, यानी कि इनक्यूरेबल। दूसरा, इलाज तुरंत होना चाहिए और तीसरा, इलाज कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पर फादर मॉन्सिन्योर काफी ज्यादा स्केप्टिकल थे, यानी कि उन्होंने काफी सारे मिरेकल्स को झूठ साबित किया था। जेरी अब बिशप गेल और फादर मॉन्सिन्योर से एलिस का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मांगता है। एज एलिस उससे कंफर्टेबल थी, वो परमिशन दे देते हैं। जेरी एक एथियस्ट था, इसलिए वो बायस्ड भी नहीं था। उसकी खराब इमेज के बाद भी बिशप गेल उसको एक सेकेंड चांस देते हैं, एज एवरीवन डिजर्व सेकेंड चांस। फादर हेगन भी थोड़े स्केप्टिकल थे इस चीज को लेके, क्योंकि उन्हें वो टूटी हुई कर्न बेबी डॉल उस ट्री के
ही पास मिलती है। उसी वक्त हमें ब्लैक फेस्ट वाली स्पिरिट भी दिखाई देती है जो कि उस ट्री से निकलती है और वो फादर हेगन पर हमला करने ही वाली होती है, बट फादर हेगन किसी न किसी तरह बच जाते हैं। जेरी फादर हेगन से मिलता है जो कि उसके और एलिस के इंटरव्यू से खुश नहीं थे। इस फादर हेगन को ये लगता है कि कहीं जेरी एलिस का फायदा ना उठा ले। फादर हेगन मार्टिन लूथर किंग को कोट करते हुए बोलते हैं कि जहाँ पर गॉड अपना चर्च बनाता है वहाँ पर डेविल अपना घोंसला भी बनाता है। वो एलिस को लेकर चिंतित है, एज उनको ये लगता था कि अब उस पर डिमोनिक हमला होने का चांस है। यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि फादर हेगन लंग कैंसर स्टेज 4 से जूझ रहे थे और उनके पास टाइम काफी कम था। नेक्स्ट हम फादर मॉन्सूनियर और जेरी को एक चर्च में देखते हैं जहाँ पर एलिस एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग गाती है। मतलब कि वो बहुत ही कम समय में इतना अच्छा सॉन्ग गाने लगी थी। तभी फादर हेगन गिर जाते हैं और उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। ये देखकर एलिस फादर हेगन को अपनी श्रद्धा मदर मैरी पर रखने के लिए बोलती है और उन्हें छूकर वो क्योर कर देती है, मतलब कि उनका कैंसर ठीक हो जाता है। उसके बाद फादर हेगन को मैरी के पीछे उसी ब्लैक स्पिरिट का फेस दिखाई देता है, जिसे देखकर फादर हेगन ये तो समझ जाते हैं कि ये किसी मदर मैरी का चमत्कार नहीं है। फादर मॉन्सूनियर भी इस मिरेकल को देखते हैं और वो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। उनकी 3 कंडीशंस पूरी हो गई थी। फादर हेगन इस बीमारी से काफ़ी समय से पीड़ित थे और उनका कैंसर इनक्यूरेबल था और उनका इलाज तुरंत हुआ था और कंप्लीट भी। लेटर ऑन बिशप गेल बैनफील्ड को एक श्राइन डिक्लेयर कर देते हैं। एलिस इंटरनेशनल कल्ट फिगर बन जाती है। जेरी को भी मोनिका की तरफ से ऑफर्स आने लगते हैं जहां पर वो अपनी पुरानी एडिटर्स पोजीशन को वापस मांगता है। बैनफील्ड के कुछ लोकल्स अपने घर को छोड़कर वहां से वापस जाने लगते हैं, एज उनको ये लगता है कि ये किसी सैटेनिक एक्टिविटी का भी काम हो सकता है। जेरी डॉक्टर नैटली के साथ एक डिनर पर जाता है जहां पर वो उसे उस कर्न बेबी डॉल की स्टोरी बताता है। डॉक्टर नैटली जेरी को बोलती है कि कर्न बेबी डॉल्स को फार्मर अपने लैंड में एक गुड लक चार्म की तरह गाड़ते थे, बट उसे एविल स्पिरिट को कंटेन करने के लिए भी यूज किया जाता था और उस पर एक इम्पॉसिबल डेट लिख दी जाती थी जिससे लोगों को ये समझ आए कि ये एक एविल कर्न बेबी डॉल है। जेरी इससे थोड़ा डर जाता है आज उसने पहली स्टोरी के चक्कर में उस डॉल को तोड़ दिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग जेरी और नेटली मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं जहां वो उसी झरने के पास से गुजरते हैं जिसे जेरी ने सपने में देखा था। ये चर्च की ही प्रॉपर्टी थी जो कि अब वीरान पड़ी हुई थी। जेरी का फेथ अब एलिस की तरफ क्रैक होने लगा था। उसे उस झरने के पानी में वो ब्लैक फेस्ड स्पिरिट भी दिखाई देती है। फादर हेगन को भी चर्च में एक डायरी मिलती है जिसे 1845 के प्रीस्ट ने लिखा था, जिसमें क्लियरली सब कुछ लिखा हुआ था, वो जो मिरेकल्स उस समय हो रहे थे। उस डायरी को पढ़कर फादर हेगन को सारी सच्चाई पता चल जाती है और हम वहाँ देखते हैं कि वो ब्लैक फेस स्पिरिट वहाँ पर अपीयर होती है जो कि फादर हेगन को उसी चर्च में लटकाकर मार देती है। बिशप गेल को वो सिर्फ एक सुसाइड लगता है जिसकी न्यूज को वो जेरी की मदद से दबा देते हैं और उसे वो हार्ट अटैक डिक्लेयर करते हैं। एलिस भी इस न्यूज को सुन के काफी दुखी हो जाती है। एलिस जेरी को एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दे रही होती है जिसमें जेरी एलिस को इनडायरेक्टली पूछता है कि मैरी डिमोनिक भी हो सकती है। वो उसे फादर हेगन की वार्निंग को भी कहता है। इंटरव्यू के दौरान ही एलिस पोजीशन की स्टेट में चली जाती है और जेरी से कहती है कि डाउट श्रद्धा को कम करता है और इससे श्राप लगता है। बेसिकली वो चाहती थी कि लोग बिना शक किए उस पर यकीन करें। बट बीइंग अ जर्नलिस्ट जेरी ये जान चुका था कि जरूर दाल में कुछ काला है। जेरी इंटरव्यू के वीडियो को स्लो मोशन में रात में रिवाइंड करके देख रहा होता है और उसे उस वीडियो में क्लियरली वो ब्लैक फेस्ड लेडी एलिस के साइड में दिखती है। इसके साथ ही उसका लैपटॉप करप्ट होकर बंद हो जाता है और उसे वो ब्लैक फेस्ड लेडी डरा भी देती है। अगले दिन जेरी नैटली को लेकर चर्च के आर्काइव में जाता है जहाँ पर उसे फादर हेगन की वही
डायरी मिलती है जो कि बेसिकली 1845 वाले प्रीस्ट की थी। 1845 में मैरी नाम की एक लेडी थी जो कि डेविल वर्शिपर थी। उसने भी कई सारे मिरेकल किए थे और जिन पर भी वो मिरेकल्स परफॉर्म करती थी उनके सोल पर वो कब्जा कर लेती थी। उसने डेविल से डील किया था कि जितने ज़्यादा सोल्स वो कलेक्ट करेगी उतनी ही ज़्यादा पावरफुल वो होती जाएगी। इसीलिए उस वक्त के प्रीस्ट ने उसे कैप्चर करके जला दिया था। उसकी सोल को कर्न बेबी डॉल में कैप्चर कर लिया था। नैटली और जेरी को सारी सच्चाई का पता चल जाता है। तभी अचानक मैरी के स्पिरिट फिर से उन पर वही हमला कर देती है, जिसे वो बचते बचाते किसी तरह चर्च से भाग जाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जेरी को उसकी पुरानी जॉब वापस मिल गई थी, पर जेरी इस न्यूज़ को टेलीकास्ट करना नहीं चाहता था एज उससे मैरी की ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाती थी। बट मोनिका फिर भी उस न्यूज़ को टेलीकास्ट कर देती है। और दूसरी तरफ एलिस मैरी के कहने पर रात में बहुत बड़े फीस्ट का आयोजन करती है। लेटर ऑन जेरी उस डायरी को लेकर बिशप गेल और फादर मॉन्सिन्योर के पास जाता है। बिशप गेल हंसते हुए जेरी को ये बताते हैं कि ये सब उन्हें पहले से ही पता था एज उसके रिकॉर्ड्स उनके पास पहले से ही थे। बिशप गेल जेरी को ये बताते हैं कि वो वहाँ पर एक चर्च बनाना चाहते थे जिससे वहाँ पर उनके पास पैसा ही पैसा होगा और जिसे विजिट करने वहाँ पर डेली लाखों लोग आएंगे। फादर मॉन्सिन्योर भी इस बात को सुनकर शॉक हो जाते हैं एज क्लियरली ये एक पॉलिटिक्स थी जो कि लोगों की अंधश्रद्धा से खेल रही थी। जेरी बिशप को सबके सामने उसे एक्सपोज करने की धमकी भी देता है, पर जेरी की क्रेडिबिलिटी बिशप के सामने कुछ भी नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे एक सेकंड चांस दिया था। ऐसे यहाँ पर बिशप ये जानते थे कि अगर ये बात झूठ भी निकली तो जेरी उसको किसी न किसी तरह से सच साबित कर ही देगा। बट यहाँ तो उल्टा ही हुआ, ये बात एक्चुअली में सच निकली। जेरी चर्च में जाके उसके कुछ आर्काइव्स को पढ़ता है जिसमें उसे मैरी का एक स्टेटमेंट मिलता है जिसमें ये लिखा हुआ था कि मैरी का एक बेटा भी था और उसने डेविल से डील की होती है जिससे मैरी की सोल उसके ब्लड लाइन के लोगों को ही सिर्फ पजेस कर सकती थी और उसने एलिस को इसलिए पजेस किया था क्योंकि वो उसकी ही वंशज थी। ये सब बातें जेरी नैटली को फोन पर बता रहा होता है कि तभी वहाँ पर मैरी की स्पिरिट नैटली पर हमला कर देती है, पर तभी अचानक फादर मॉन्सिन्योर आकर एक्सॉर्सिज्म करते हैं जिससे मैरी की स्पिरिट वहाँ से भाग जाती है और उनको भी जेरी की बात पर यकीन हो जाता है और वो भी मैरी की स्पिरिट को कर्न बेबी डॉल में कैद करने का प्लान बनाते हैं। उधर एलिस ने शहर के सभी लोगों को वहाँ पर बुलाया था और उनको उनकी श्रद्धा को मैरी के प्रति समर्पित करने के लिए बोलती है और उसे मोनिका लाइव टेलीकास्ट कर रही थी जिससे कि घर बैठे लाखों लोग देख रहे थे। अब जैसे ही फादर मॉन्सिन्योर अपने रिचुअल की तैयारी करते हैं उनके सामने का क्रूस जलने लगता है जो कि उनके ही होली मैस स्टिक से जलने लगा था और उसकी आग में जलकर फादर मॉन्सिन्योर भी मर जाते हैं। मैरी की ताकत यहाँ पर बढ़ने लगी थी जिसे रोकना काफी ज्यादा नामुमकिन हो गया था और जेरी यहाँ पर एक परफेक्ट प्लान बनाता है। मैरी की ताकत लोगों की श्रद्धा पर डिपेंड थी और उसकी वजह से ही वो बढ़ती भी जा रही थी, तो वो लोगों की श्रद्धा को तोड़ने का प्लान बनाता है। नैटली और जेरी उस श्राइन के पास जाते हैं जहाँ पर एलिस और लाखों लोग इकट्ठा हुए। नैटली एलिस को साइन लैंग्वेज में ये समझाती है कि वो मैरी पर भरोसा ना करे क्योंकि वो एविल है। जेरी लोगों को ये बताता है कि वो जितने भी मिरेकल्स हुए थे वो सब झूठ था। वो ये भी बताता है एलिस को कि उसके कान अपने आप ही ठीक हो गए थे और उस लड़के का ठीक होना भी एक प्लासिबो इफेक्ट था। वो सभी से अपने फेथ को गॉड में ही रखने के लिए बोलता है। यहाँ पर जेरी क्लियरली झूठ बोल रहा था एज मिरेकल सच में हुए थे, बट मैरी की ताकत को कम करने के लिए उसे झूठ बोलना पड़ा क्योंकि यहाँ पर जो झूठ था वो 100 सच के बराबर था। सबसे अच्छी बात ये थी कि उसकी जो इमेज थी वो फेक न्यूज़ मेकर की ही थी।
जब वो सामने से आकर ये कहता है कि ये सब फेक है तो लोग उस पर यकीन भी करने लगते हैं। ऐसा उसने पहले भी किया था। एलिस को भी जेरी और नैटली की बात समझ में आने लगती है और वो भी पब्लिकली सबको मैरी के खिलाफ कर देती है। यहाँ पर नैटली अभी भी एक टीनेजर ही थी। उसका बहरापन दूर तो हो गया था पर वो मैरी के बहकावे में आ गई थी, एज वो उसकी ही वंशज थी एंड क्लियरली वो यहाँ पर एक विक्टिम बन रही थी। अब जैसे ही लोगों का फेथ मैरी से कम होता है वो पेड़ से बाहर आ जाती है और वो सबको डराती है और सबसे पहले वो बिशप गेल को मारती है, एज उसने अपनी सोल को पहले ही उसे दे दिया था और वो उसकी सोल को पूरी तरह से कंज्यूम कर लेती है। अब वो जेरी को भी मारने आती है पर एलिस जेरी के सामने आकर उसे बचा लेती है। अब मैरी अपने ही वंशज एलिस पर हमला कर देती है जिससे उसकी सोल जलकर खत्म हो जाती है। अब मैरी की सोल खत्म होते ही एलिस भी मर जाती है और जेरी पहली बार गॉड से ये दुआ करता है कि वो फिर से जिंदा हो जाए एंड सडनली एलिस जिंदा हो जाती है। बट यहाँ पर उसकी बोलने और सुनने की शक्ति फिर से चली गई थी, जिससे होता ये है कि एलिस पर लगा हुआ कर्स खत्म हो जाता है। जेरी एलिस को उसकी लाइफ बचाने के लिए थैंक्स बोलता है। लेटर ऑन फादर हिगन के ग्रेव पर सभी मिलकर अपनी रिस्पेक्ट प्रकट करते हैं, लेकिन तभी हम ये देखते हैं कि चर्च के अंदर मदर मैरी की स्टैचू की आंखों से ब्लड आ रहा होता है, जो कि इस बात की तरफ इशारा करता है कि ऐसे फेक प्रॉफिट्स आते रहेंगे और हमें उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। या फिर इस बात का भी इशारा हो सकता है कि मैरी की स्पिरिट अभी भी खत्म नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स, ये थी मूवी द अनहोली की कहानी। मुझे पर्सनली ये मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। हाँ, आप ये कह सकते हो कि प्लॉट काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है, लेकिन इसे प्रेजेंट काफ़ी अच्छे से किया गया है। मूवी में अंधश्रद्धा को भी काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि रिलीजियस लोग भी अपने फ़ायदे के लिए क्या कुछ नहीं करते। I mean, सब नहीं, बट कुछ लोग तो ऐसे होते ही हैं। इसलिए किसी पर भी 100% फेथ तो नहीं रखना चाहिए एक्सेप्ट गॉड। एंड यस गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो तब तक के लिए